हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ठीक है, तो आज से जो है दक्षिण भारत का जो इतिहास है हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको जो है राष्ट्रकूट और फिर उसके बाद जो है चालुक्य, चोल वगैरह जो है इन वंश पर चर्चा करूंगा। तो वीडियो अगर आपको इस तरह की पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज़ डालें और आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिलती रहे। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख पाएंगे, सीरियल वाइज देख पाएंगे। ठीक है ना। और ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर स्पेशली आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए, DSSB के लिए, KVS के लिए, या EMRS की जो अभी हाल ही में वैकेंसी आई है, इनके लिए तो आप हमारी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रकूट वंश। देखिए, राष्ट्रकूट वंश जो है ये दक्षिण भारत का वंश था। ठीक है, तो दक्षिण में राष्ट्रकूट का जो शासन था वो किसके समकालीन था? तो आपको याद रखना है पाल वंश और प्रतिहार वंश। ठीक है, इन दो वंशों के समकालीन था जो है राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, और राष्ट्रकूट जो थे वो बादामी चालुक्य जो थे उनके सामंत थे। ठीक है, उनके सामंत थे। राष्ट्रकूट शासक जो थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्रम से लिख दिए हैं, क्योंकि कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनमें जो है शासकों के नाम जो है क्रम में लगाने होते हैं। तो इस तरह के सवालों को जो है आप इजीली कर पाएंगे अगर इस तरह से आप याद रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो शासक थे राष्ट्रकूट वंश के वो थे दंतीवर्मन। उसके बाद बनते हैं कृष्ण प्रथम, फिर बनते हैं ध्रुव, फिर बनते हैं गोविंद तृतीय। ठीक है, यहाँ मैंने मेन लिखे हुए हैं, बीच बीच में एक दो शासकों के नाम मैंने नहीं लिखे हैं। ठीक है ना, तो वो जो है अभी मैं आपको उनके बारे में ही बताता हुआ चलूँगा। फिर उसके बाद अमोघ वर्ष, फिर उसके बाद जो है कृष्ण तृतीय जो है इस वंश के शासक बनते हैं, और इस वंश के अंतिम शासक कृष्ण तृतीय ही थे। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश जो है अभिलेखों से हमें पता चलता है कि इस वंश का जो मूल स्थान था वो लातूर था। ठीक है, लातूर था, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, और संस्थापक कौन थे इस वंश के? तो इस वंश के संस्थापक थे दंतीवर्मन। ठीक है, दंतीवर्मन ये अपनी गद्दी पर बैठते हैं 752 ईस्वी में। ठीक है, ये काफ़ी महान थे। इन्होंने जो है अपने पड़ोसी राज्यों को पराजित करके उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्यों में मिलाया था। और इनकी सबसे बड़ी विजय जो थी वो ये थी कि इन्होंने चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को पराजित किया था। ठीक है, कीर्तिवर्मन को पराजित किया था। किसने किया था? तो दंतीवर्मन ने किया था। और राजधानी इन्होंने ही बनवाई थी अपनी, मान्यखेत। ठीक है, मान्यखेत जो है राजधानी बनाई थी अपनी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, वंश का संस्थापक दंतीवर्मन ही है और राजधानी क्या है इस वंश की? मान्यखेत। ठीक है, इसके बाद शासक बनते हैं कृष्ण प्रथम। ठीक है, कृष्ण प्रथम जो हैं ये दंतीवर्मन के चाचा थे। ठीक है, और 756 ईस्वी में जो है ये राजा बनते हैं। और इन्होंने क्या किया? देखिए, दंतीवर्मन ने तो सिर्फ चालुक्य वंश के शासक कीर्तिवर्मन को ही पराजित किया था। इन्होंने क्या किया कि चालुक्य वंश का जो अस्तित्व है वही खत्म कर दिया पूरी तरह से। और ये एक महान निर्माता भी थे। इसी कारण इन्होंने जो है अपने समय में कई इमारतों का निर्माण भी करवाया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है कैलाश मंदिर एलोरो का। ठीक है, एलोरो का जो कैलाश मंदिर है वो कृष्ण प्रथम के द्वारा ही बनवाया गया था। उसके बाद शासक बनते हैं ध्रुव। ठीक है, ध्रुव जो थे ये गोविंद द्वितीय के पश्चात बनते हैं। हालांकि इनके बीच में एक और शासक आते हैं, गोविंद द्वितीय। ठीक है, उसके बाद आते हैं ध्रुव। ठीक है, जो कि पुत्र होते हैं किसके? गोविंद द्वितीय के। और ये कब शासक बनते हैं? तो 780 ईस्वी में बनते हैं। तो मैं गोविंद द्वितीय के बारे में क्यों नहीं बता रहा हूँ आपको? क्योंकि इतिहास में इनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। ठीक है, 780 ईस्वी में ये शासक बनते हैं, और ध्रुव द्वारा उत्तर भारत विजय के लिए जो है इन्होंने त्रिसत्तात्मक संघर्ष किया था। याद रखें, ध्रुव जो है इस वंश के महान शासकों में से एक थे। इन्होंने जो है उत्तर भारत में अपने साम्राज्य के प्रसार के लिए जो है त्रिसत्तात्मक संघर्ष किया था। और किसके बीच था ये संघर्ष? तो एक तरफ तो थे हमारे ध्रुव, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के। दूसरी तरफ थे प्रतिहार नरेश, प्रतिहार वंश के वात्सराय, और पाल वंश के शासक धर्मपाल। ठीक है, इन दोनों को जो है ध्रुव ने पराजित किया था, और पराजित करने के बाद वहाँ अपना साम्राज्य
प्रसारित किया था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। त्रिसत्तात्मक संघर्ष किसने किया था? तो ध्रुव ने किया था। किन राजाओं से किया था? तो इन राजाओं से किया था। किस वंश से किया था? तो यहाँ पर मैंने वंश भी लिख दिए हैं, प्रतिहार वंश और पाल वंश, ठीक है। अब उत्तर के अपने सफल अभियानों के पश्चात जो है ध्रुव काफ़ी खुश होता है और वह क्या करता है कि अपने राज सिंहासन पर जो है गंगा और यमुना के प्रतीक अंकित करवाता है, ठीक है। राज चिन्ह है ये, चिन्ह, ठीक है, चिन्ह पर जो है गंगा और यमुना के प्रतीक जो है अंकित करवाता है। और ध्रुव ने जब ध्रुव देखता है कि उसका पुत्र जो है गोविंद तृतीय वो काफ़ी जो है चतुर है, चालाक है और एक महान योद्धा है, तो वो क्या करता है, अपने योग्य पुत्र के लिए जो है अपना सिंहासन छोड़ देता है, ठीक है। ध्रुव अपना सिंहासन छोड़ देता है और शासक फिर बनते हैं, राजा जो बनते हैं वो बनते हैं गोविंद तृतीय, ठीक है। गोविंद तृतीय जो होते हैं ये एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि हिमालय तक अपना सैन्य अभियान चलाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रकूट वंश के शासक थे जिन्होंने हिमालय तक अपना सैन्य अभियान चलाया था? तो वो थे गोविंद तृतीय, ठीक है, गोविंद तृतीय। तो गोविंद तृतीय ने जो है पल्लव, पांडे, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए जो संघ थे उनको ध्वस्त किया था, ठीक है, उनको ध्वस्त किया था। उसके बाद अमोघवर्ष शासक बनते हैं। अमोघवर्ष भी इस वंश के महान शासक थे। हालांकि इन्होंने अधिक सैन्य अभियान नहीं चलाए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये धर्म और साहित्य की तरफ इनका रुझान ज़्यादा था, ठीक है, धर्म और साहित्य की तरफ इनका रुझान ज़्यादा था। और ये इस वंश के ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे कम सैन्य अभियान चलाए थे, ठीक है। और अमोघवर्ष को जो है कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ जो है इन्होंने लिखा था, ठीक है, यहाँ ने लिख लेना। अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी। इनके दरबार में दो महान विद्वान भी रहते थे, एक जिनसेन और दूसरे महावीराचार्य, ठीक है। तो जिनसेन जो थे इन्होंने आदि पुराण की रचना की थी, ठीक है, और महावीराचार्य जो थे इन्होंने गणित सार की रचना की थी, ठीक है। और ये जैन मत को मानते थे, ठीक है, जैन मत को ये मानते थे, जैन मत के पोषक थे, लेकिन हिंदू देवी देवताओं का भी ये पूर्णतः सम्मान करते थे और उनकी भी पूजा करते थे। संजत ताम्रपत्र जो है इससे हमें जानकारी मिलती है कि वे महालक्ष्मी के जो है अनन्य भक्त थे और इन्हीं भक्ति के कारण जो है उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगली जो है उनको चढ़ा दी थी काट कर, ठीक है। और इन्होंने जो है मान्यखेत नामक एक नगर भी बसाया था, ठीक है, मान्यखेत नामक नगर भी इन्होंने बसाया था। अब इसके बाद जो है शासक बनते हैं इंद्र तृतीय, ठीक है, इंद्र तृतीय। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रतिहार शासक महिपाल की पराजय की और 915 ईस्वी में कन्नौज को लूटने के बाद यह और भी प्रसिद्ध हो गए थे, ठीक है। तो याद रखना आपको, प्रतिहार शासक महिपाल को किसने पराजित किया था? तो इंद्र तृतीय ने, ठीक है। और 915 ईस्वी में जो है कन्नौज को लूटने के बाद जो है ये और प्रसिद्ध हो गए थे। और एक यात्री थे अल मसूदी जो कि एक अरबी यात्री थे, इनके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये इन्हीं के दरबार में भारत में आए थे, ठीक है ना, भारत में इन्हीं के काल में आए थे। उसके बाद शासक बनते हैं कृष्ण तृतीय, ठीक है। कृष्ण तृतीय जो थे इन्होंने अपने राज्यरोहण के समय जो है काफ़ी अकाल का समय देखा था, तो इसीलिए अपने शासन काल को ये अकाल वर्ष की उपाधि देते हैं, ठीक है। इन्हें वो अकाल वर्ष की उपाधि मिली हुई है इसी कारण, ठीक है ना, अकाल वर्ष, ठीक है। और उसके बाद जो है कांची और तंजौर को इन्होंने जीता था, तो इन्हें उपाधि मिली थी कांची युग, ठीक है। और उसके बाद तेजयम कोंड की, ठीक है ना। तो ये दो उपाधियाँ मिली थी, कांची और तंजौर को जब इन्होंने जीता था तो। और कृष्ण तृतीय ने जो है चोल नरेश पारांतरक प्रथम को जो है पराजित किया था, ठीक है, इन्हें पराजित किया था। और कृष्ण तृतीय ने रामेश्वर में 2 मंदिर बनवाए थे, नाम आपको याद रखना है, कृष्णेश्वर, ठीक है, और गंड मर्तांडादित्य नामक 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था इन्होंने। और इन्हीं के दरबार में, ठीक है, इन्हीं के दरबार में जो है कन्नड़ भाषा के कवि पौन निवास करते थे या रहते थे, ठीक है, जिसने शांति पुराण की रचना की थी। किसकी रचना की थी? शांति पुराण की रचना की थी।
अब होता ये है कि ये वंश फल फूल रहा होता है, तभी परमार राजा सियक जो है आक्रमण कर देते हैं राष्ट्रकूट वंश पर, ठीक है। और वहाँ की राजधानी मान्यखेट को तो जो है खूब लूटा जाता है, वहाँ के सैनिकों के द्वारा इस यहाँ की राजधानी को खूब लूटा जाता है। और लूटने के बाद ये साम्राज्य जो है यानी राष्ट्रकूट वंश जो है वो धीरे धीरे लुप्त होता चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था वीडियो हमारा राष्ट्रकूट वंश के ऊपर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको करवा दी हैं यहाँ पर, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, और पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।